ग्रांट ऑफ प्रोविजनली रिफंड। प्रोविजनली रिफंड का मतलब ये है कि जीरो रेटेड सप्लाई के केस में गवर्नमेंट के कुछ फेवरेट पर्सन है। फेवरेट पर्सन कौन से हैं? जो दो सप्लाई कर रहे हैं, जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं। और जीरो रेटेड सप्लाई में हमने देखा था या तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, या फिर डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहा है एसईजेड यूनिट को, एसईजेड डेवलपर को। तो इन दोनों ही सप्लाई के केस में, एक्सपोर्ट और एसईजेड सप्लाई के केस में, इन दोनों ही सप्लाई के केस में लॉ ने यहाँ पर ये कहा है कि हम आपको प्रमोट करते हैं, आप हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो हम आपको प्रमोट करते हैं कि जो भी आप पैसा रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे उसका 90% पैसा, 10, 20, 30, 40% नहीं, हम डायरेक्टली 90% पैसा हम आपको रिफंड कर देंगे विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज हम आपका 7 दिन के अंदर अंदर जो भी आपका पैसा होगा वो हम आपका 7 दिन के अंदर अंदर 90% जो पैसा होगा वो आपको रिफंड कर देंगे। अब जो ऑर्डर इशू होगा दैट इज इन RFD 04। RFD 04 में ऑर्डर का पैसा, मतलब उसमें ऑर्डर इशू किया जाएगा प्रोविजनल रिफंड, और जो फाइनल रिफंड दिया जाएगा वो RFD 06 में दिया जाएगा। और 06 में हमने देखा था कि जब अगर वो RFD 06 में लेट सपोज मैंने 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया, 90% 90,000 मुझे गवर्नमेंट ने वापसी दे दिया का मतलब RFD 04 प्रोविजनली रिफंड का ऑर्डर इशू कर दिया। ऑर्डर इशू करने से काम नहीं चलेगा, हमने देखा था पेमेंट ऑर्डर भी इशू करना पड़ेगा। किसमें? RFD 05 में, राइट। 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया था, 90,000 रुपीज मुझे RFD 04 भी आ गया, RFD 05 भी आ गया, यानी मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। अब बैलेंस कितना बचा? 10,000 रुपए का। बैलेंस कितना बचा? 10,000 रुपए का। अब ऑर्डर इस 10,000 रुपए का किस में जाएगा? RFD 06 में जाएगा। और हमने देखा था कि RFD 06 से काम नहीं चलेगा, सैंक्शनिंग ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, पेमेंट ऑर्डर भी आना चाहिए, यानी RFD 05 भी होगा, राइट। तो उस 10,000 रुपए का बाद में पेमेंट ऑर्डर भी आएगा, राइट। अब हम इसे पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पर एक देखते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर ने ये कहा, सॉरी, अगर प्रॉपर ऑफिसर को स्क्रूटनी के बाद ये लगता है कि बीइंग अ प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड दैट द अमाउंट ऑफ क्लेम्ड एज रिफंड शैल मेक एन ऑर्डर RFD 04 sanctioning 90% of the refund amount on a provisional basis within 7 days from the date of acknowledgement। RFD 02 कितने दिन में इशू होनी चाहिए थी? 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर RFD 02 इशू हो गया। अब इशू होने के बाद इसके 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको 90% अमाउंट दे देंगे, राइट। अब यहां पर ये कह दिया, देखो यहां पर लिखा हुआ रिफंड ऑर्डर इशूड इन RFD 04 शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी रिवैलिडेटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। इसे रिवैलिडेट करने की जरूरत नहीं होती। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे RFD 05 भी देना पड़ेगा उसे, और देने के बाद अब यहाँ पर देखा हमने, ठीक है, ओके। देखो आपने एक चीज और समझ लेनी है, RFD 05 दैट इज पेमेंट ऑर्डर। अगर ये पेमेंट ऑर्डर RFD 06 के साथ इशू हो रहा है, यानी फाइनल सैंक्शन ऑर्डर अगर इसके साथ इशू हो रहा है और सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर डिसबर्समेंट भी हो रहा है, अगर सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिसबर्समेंट भी हो रहा है, यानी पेमेंट ऑर्डर जो है RFD 05 इशू हुआ, लेकिन वो RFD 05 इशू होने के बाद वो कंसोलिडेटेड CPA, कंसोलिडेटेड, यहां पर हम देखेंगे कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस इशू करी जाती है, उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में फाइल प्रोसेसिंग में ली जाती है, उसके बाद उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इस टाइम पीरियड में भी कुछ टाइम लगता है। अगर ये टाइम पीरियड RFD 05 के बाद उसके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, यानी सेम फाइनेंशियल ईयर में उसके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उस केस में ये लॉ ने ये कहा है कि जो ये RFD 05 पेमेंट ऑर्डर है दैट नीड्स टू बी रिवैलिडेटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, यानी उसको एक बार रिवैलिडेट जरूर करना है, राइट। उसे आप पढ़ लेना, यहाँ पर ये चीज वही लिखी गई है। एक्सेप्शन ऑफ द प्रोविजनल रिफंड। फ्रेंड्स, एक्सेप्शन लॉ ने ये कहा है कि जिस भी पीरियड का आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो, आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको प्रोविजनल रिफंड बनता है, और लॉ ने आपको प्रोविजनली रिफंड देना है, लेकिन लॉ यहाँ पर ये कहता है कि आप जिस भी पीरियड का रिफंड अप्लाई कर रहे हो, इसके पिछले 5 साल में आपके ऊपर टैक्स इवेजन का 2.5 करोड़ तक का, अगर 2.5 करोड़ या उससे ज्यादा का टैक्स इवेजन का केस ना चार्ज हुआ हो और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन भी ना हुई हो, तो उस केस में लॉ यहाँ पर ये कहता है तभी हम आपको देंगे। अगर आपका टैक्स इवेजन का केस आपको ऊपर चार्ज हो रखा है, प्रोसिक्यूशन हो रखी है, तो उस केस में हम आपको GST का रिफंड प्रोविजनली नहीं देंगे, हम आपको फाइनली देंगे, हम आपको प्रोविजनली नहीं देंगे, राइट। अब
एक बार इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको एक बार आप इसे रीड भी कर लेना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। प्रोविजनल रिफंड के केस में मैंने 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया, 90% अब लॉ ने मुझे यहाँ पे RFD 04 दे दिया, प्रोविजनली रिफंड दे दिया, RFD 05 पेमेंट ऑर्डर दे दिया, 90,000 मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब जो RFD 05 RFD 02 एक्नॉलेजमेंट के 7 दिन के अंदर मेरे प्रोविजनली रिफंड हो चुका है। अब जब फाइनल स्क्रूटनी कर रहा है प्रॉपर ऑफिसर, अब उसे ये लगता है कि नहीं, जो इसने 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया था वो तो बनता ही 60,000 रुपए का था, वो तो बनता ही 60,000 रुपए का था, वो तो 1 लाख रुपए के लिए उसने गलत अप्लाई कर लिया, उसकी कैलकुलेशन गलत थी या उसकी इंटेंशन गलत थी या जो भी था, बट लो यहाँ पर उसे 90,000 का अमाउंट दे चुका है, 90,000 का अमाउंट दे चुका है। अब इस केस में लो रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि लॉ ने जो प्रोसीजर के हिसाब से उसको 90,000 मिल चुका है, बनता ही उसका 60,000 का है, तो अब प्रॉपर ऑफिसर उसे शो कॉज नोटिस इशू करेगा इन द फॉर्म ऑफ RFD 08। RFD 08 में क्या करेगा? उसको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि भैया आप ये बताओ कि जो आपने 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया था, वो जो 60,000 का बनता है, ये जो 40,000 रुपए है, ये हम आपका रिजेक्ट क्यों ना करें, ये आपको रिजेक्ट क्यों ना करें। और दूसरी लाइन क्या लिखेगा? दूसरी लाइन क्या लिखेगा प्रॉपर ऑफिसर? दूसरी लाइन ये लिखेगा कि जो हम आपको 90,000 दे चुके हैं और 60,000 बनता है, ये जो 30,000 रुपए आपको हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अब इसकी रिकवरी अंडर सेक्शन 73 या 74 में क्यों ना की जाए विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, राइट। अब वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा। अब उसके बाद एप्लीकेंट के पास क्या जवाब था? RFD 09 विद इन 15 डेज। अब वो RFD 09 में प्रोसेस में आ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये प्रोविजनल रिफंड का एक केस हमने यहाँ पे इसे डिफाइन भी किया गया है, राइट। इसे आप एक बार जरूर समझ लेना। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या हुआ? लॉ ने एक छोटी सी बात हमने यहाँ पर लिखी है, नो पर्सन कैन बी अलाउड टू एनरिच इनइक्विटेबली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। मैंने प्रोविजनल रिफंड था, प्रोविजनल रिफंड के केस में मैंने क्या कहा था कि अगर मैं 6% सामने वाले से ले चुका हूं तो मैं गवर्नमेंट से वही पैसा दोबारा रिफंड के फॉर्म में नहीं ले सकता। तो लॉ ने यहाँ पर ये कहा था कि आप दूसरे की एक्सपेंस पे खुद एनरिच नहीं हो सकते, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल है जिसके लिए आपको ये प्रूव करना होता है, लॉ ने सेक्शन 54 ने क्लियरली ये बात मैसेज दिया है कि आपको ये प्रूव करना है कि आप जिस भी अमाउंट का रिफंड अप्लाई कर रहे हैं, उस अमाउंट का आपने टैक्स ऑफ इंसिडेंस आगे पास ऑन नहीं किया है, वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन लॉ ने एक बात और यहां पर लिखी है कि हम कुछ केस में ये मान लेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है। वो कौन से केस हो सकते हैं वो समझते हैं एक बार। फ्रेंड्स, लेट सपोज मेरा ई कैश लेजर का केस है जहां पर मैंने अपना पैसा खुद जमा कराया है, तो क्या यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो। जो पैसा खुद ही मैंने जमा कराया है, बट लॉ में ये बात क्लियरली कहीं पर लिखी नहीं थी, बट CBIC का एक सर्कुलर है, वो सर्कुलर भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सर्कुलर नंबर 166/22/2021। यहाँ पर इस सर्कुलर में लॉ ने ये स्पेसिफाई किया है कि अगर आप ई कैश लेजर में रखे बैलेंस को, एक्सेस बैलेंस को अगर आप गवर्नमेंट से रिफंड ले रहे हैं, तो इस केस में हम डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का टेस्ट नहीं करेंगे, राइट। और सेकंड केस क्या हो सकता है, एक बार आप समझते हैं ई क्रेडिट लेजर में भाई लेट सपोज कुछ पैसा मैंने अपने सप्लायर से इनपुट सर्विस लिया, कैपिटल गुड्स लिया, तीनों ही केसेस में मैंने उसे पैसा दिया होगा, उसमें GST के कंपोनेंट का भी पैसा मैंने आगे दिया होगा, तभी तो मेरे ई क्रेडिट लेजर में आ रहा है। जब ई क्रेडिट लेजर में आ रहा है तो लॉ ने ये माना कि आपने इसका इंसिडेंस किसे पास ऑन किया होगा, तो यहां पर भी हम आपका, चाहे वो आप अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट में किसी भी रीजन की वजह से जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इन दोनों ही केसेस में अगर आप ई क्रेडिट लेजर में अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट को रिफंड ले रहे हो, तो इस केस में हम मान लेंगे कि यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, राइट। और यहां पर हम आपसे कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं मांगेंगे, राइट। तो अब इसने फर्स्ट केस क्या बोला, अकोमुलेटेड ITC,
राइट। और सेकंड केस क्या बोला, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के केस में भी लोग कहते हैं कि हम आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं मांगेंगे। रिफंड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स विच इज पेड इन रॉन्ग हेड, भाई आपने सीजीएसटी एसजीएसटी जमा कराना चाहिए था, आईजीएसटी जमा करा दिया। अब आईजीएसटी जमा कराने के बाद अब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी जो कि ऑलरेडी जमा करा चुके हो, अब आप गवर्नमेंट से रिफंड ले रहे हो। तो लॉ ने ये तो समझा कि जब आप गवर्नमेंट से जो रिफंड ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आपने दूसरी बार आईजीएसटी जमा कराया होगा तो ये तो आपके कस्टमर ने आपको नहीं दिया होगा। जब आपके कस्टमर ने आपको नहीं दिया होगा तो लॉ ने इस चीज को, सिचुएशन को समझा, तो लॉ ने ये कहा कि इस केस में भी हम आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट टेस्ट नहीं करेंगे। और सेकंड फोर्थ केस है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड और विच रिफंड ऑर्डर इज इशूड इफ एप्लीकेंट शोज दैट ही हैज नॉट पास ऑन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू एनी अदर पर्सन। भाई एक केस में लॉ ने ये देखा, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड। भाई एक सप्लाई के अगेंस्ट, लेट्स सपोज मैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज हूँ, सप्लायर ऑफ सर्विसेज के केस में, सप्लायर ऑफ सर्विसेज के केस में मेरे पास एक ऑर्डर आया। ऑर्डर आने के बाद मेरे पास, अच्छा मेरे दो केस होते थे, या तो मेरी सप्लाई पहले हो रही है पेमेंट बाद में हो रही है, एंड सेकंड केस क्या था, पेमेंट पहले हो रही है फिर सप्लाई हो रही है, राइट। और अगर मेरा सेकंड केस है कि मेरे पास एडवांस पेमेंट आई, मैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज हूं, मेरे पास एडवांस पेमेंट आई और एडवांस पेमेंट आने के बाद मुझे क्या करना होता था, मुझे इस एडवांस पेमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना होता, राइट। मुझे टैक्स देना होता था, मैंने उसके ऊपर टैक्स दे दिया, बट लेटर ऑन उसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, उसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद, अब कैंसिल हो गया तो जाहिर सी बात है यार, वो अपना पैसा जो उसने मुझे दिया होगा वो मुझसे वापसी मांगेगा, राइट। और वो उसने मुझसे पैसा वापसी मांगा और मैंने उसे दे दिया, मैंने उसे रिफंड वाउचर भी इशू कर दिया। भाई उसने मुझसे 10 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए मैंने किसी सर्विस प्रोवाइड करनी थी, उसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और मैं उस 10 लाख रुपए को उसको वापसी दे रहा हूं, बट मैं यहां पर गवर्नमेंट को इसके नाम का जीएसटी भी दिए बैठा हूं। तो इस केस में कुछ डॉक्यूमेंट्री, मतलब जो भी आपको जमा कराने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, यहां पर भी लॉ ने ये कहा है कि हम आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव हो रहा है, मतलब प्रूव करने के लिए नहीं बोलेंगे, कोई भी टेस्ट इसके रिलेटेड हम नहीं करेंगे, राइट। अब एक चीज समझो कि मान लीजिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल है, मान लीजिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का हमने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए अब क्या करना होगा, अब आपको प्रूव करना होगा। हम इससे पहले हम आपको प्रूव करने के लिए नहीं बोलेंगे, अगर ये 5 केसेस हैं तो, अगर ये 5 केसेस हैं तो हम आपको प्रूव करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ये 5 केसेस नहीं है तो उस केस में हम आपको ये बोलेंगे कि प्रूव करो, और प्रूव करने के लिए आपको क्या देना है, डिक्लेरेशन। फिर आपको क्या देना है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन अगर आपका 2 लाख या 2 लाख से नीचे का अमाउंट है किसका, जीएसटी रिफंड का, तो उस केस में आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो। हम मान लेंगे आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि इससे डिक्लेरेशन ला के दो, उनसे डिक्लेरेशन ला के दो, हम आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपका रिफंड अमाउंट 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का है तो उस केस में लॉ यहाँ पर ये कहता है कि आपको अपने सीए से, जो पोस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही एलिजिबल है इस डिक्लेरेशन को फाइल करने के लिए, आप उनसे डिक्लेरेशन फाइल करा के दो, राइट। तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए आपको ये डॉक्यूमेंटेशन भी लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, रिफंड टू कैजुअल टैक्स पेयर्स। रिफंड टू कैजुअल टैक्स पेयर, फ्रेंड्स कैजुअल टैक्स पेयर उसे समझा गया, लेट सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर साइट पे काम करना है, राइट, मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करना है, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लेट से 90 डेज के लिए मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान होगी कि जब हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उस केस में लॉ यहां पर ये कहता है कि जो भी आपको लगता है ना कि आप इतने का काम वहां पर करोगे, उतने के हिसाब से अप फ्रंट अभी जो भी टैक्स बनता है वो जमा करा दो। यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने कुछ अमाउंट, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने कुछ अमाउंट एडवांस जमा करा दिया। अब एडवांस जमा कराने के बाद वो पैसा कहां रखा होगा, ई कैश लेजर में। अब ई कैश लेजर में जो बैलेंस रखा है, अब आप गवर्नमेंट से रिफंड ले लो। लेकिन अच्छा एक बात और बताओ कि क्या ई कैश लेजर का बैलेंस मैंने अप्लाई किया और रिफंड उस प्रॉपर ऑफिसर उसे रिजेक्ट भी कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है, अगर वो कैजुअल टैक्स पेयर का केस है तो। अगर वो कैजुअल टैक्स पेयर का केस है, 90 डेज के लिए उसने अप्लाई किया था, कुछ टैक्स लायबिलिटी उसने एडवांस जमा करा दी, 90 डेज हुए ही नहीं,
हुए ही नहीं, और 90 डेज होंगे, वो अपनी लास्ट रिटर्न फाइल करेगा, जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसे डिस्चार्ज करेगा, जो बच जाएगा उसी का तो गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी, राइट। तो इस केस में यही चीज लिखी गई है, व्हेन कैजुअल टैक्सपेयर या नॉन रेजिडेंट पीपल रजिस्टर फॉर टैक्सेस, दे हैव टू पे टैक्स upfront if they have been paid more tax than they actually owe during their registration period, they might get refund later, right। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन उसके लिए लॉ ने ये कहा है कि आपकी फाइनल रिटर्न जा चुकी होनी चाहिए, राइट, और जो टैक्स था वो जमा हो जाना चाहिए, उसके बाद आप अपना